नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र दंगल में विधायक जी के बोल खोल रहे पोल। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर बवाल लगातार जारी है और एक बार फिर से बीजेपी के ही विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी देहरादून की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इन कार्यों की जांच की मांग की है और साथ ही अधिकारियों पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। विधायक चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो डीपीआर पहले तैयार किया गया था उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा। और इतना ही नहीं, विनोद चमोली ने आरोप भी लगाया है कि राज्य के शहरी विकास मंत्री ने सदन में उन्हें यह मामला उठाने नहीं दिया। उनका यह भी कहना है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने विधानसभा में भी विषय को उठाने की कोशिश की, लेकिन विभागीय मंत्री ने उन्हें सदन में ऐसा करने से रोक दिया और इसके कारण वो इस मामले को सदन में नहीं उठा पाए। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के कार्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार उठते सवाल सरकार की टेंशन को और बढ़ा रहे हैं और इस मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को राज्य के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी के काम उत्तराखंड सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। विपक्ष तो इसके लिए सरकार की घेराबंदी कर ही रहा था कि अब सत्ता पक्ष के विधायक भी स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी देहरादून के तहत होने वाले कार्यों से छेड़छाड़ की गई है। उनका कहना है कि जो डीपीआर तैयार की गई थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, साथ ही दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, विनोद चमोली का कहना है कि राज्य के शहरी विकास मंत्री ने सदन में उन्हें ये मामला उठाने नहीं दिया। उनका कहना है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने विधानसभा में भी विषय को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने उन्हें सदन में ऐसा करने से रोक दिया, जिसके कारण वह इस मामले को सदन में नहीं उठा पाए। ऑब्जेक्शन है इस स्मार्ट सिटी के मैटर में और मैंने समय समय पर बातें उठाई है। जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला है। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है, वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पलटन बाजार का था, पलटन बाजार का पूरे पलटन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल पोल्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा मैंने मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए। आपको बता दें कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए साल 2018 में स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम शुरू किया गया। शुरुआत में 1406 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया, जिसमें घंटा घर के 2 किलोमीटर सर्किल को बिजली, पानी, सड़क से लेकर यातायात आदि व्यवस्थाओं को ऑटोमेटेड किया जाना था। प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसका विस्तार किया जाना था, लेकिन धरातल पर कार्यों की धीमी गति और गुणवत्ता पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। वहीं बाद में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका देते हुए इसका बजट आधा करते हुए 1000 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ कर दिया था। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं।
फोर व्हीलर यहीं से जाते हैं क्योंकि वो गूगल मैप के हिसाब से चलते हैं वो, लेकिन वो वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है जहाँ से एंट्री होती है सहारनपुर चौक से, वो यहाँ घुस जाते हैं। ई रिक्शा देखो आप, रेडी वाले देखो, उसके हिसाब से यहाँ देखो पिछले संडे को कम से कम 15-20 लोगों के मोबाइल और जेब कटी हैं, 15-20। एक लेडीज का तो पिट्ठू से पर्स निकाल दिया, वो रो रही थी यहाँ पर। फिर मैंने उनको कहा आप रिपोर्ट लिखवाओ, फिर उनको कोतवाली भेजा मैंने लेडी को। इतनी जेबें कटी हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। काम चल रहा है अभी तो शहर में, बाकी हल्के स्पीड थोड़ी स्लो है, मगर आने वाले टाइम पे जब स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो जाएगी तो देहरादून में एक निखार आएगा और अलग ही स्टेट हमारा देहरादून अलग ही चमकता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड प्रदेश का देहरादून जो है अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है स्लो काम की वजह से, और आगे आने वाले टाइम पे स्पीड भी पकड़ेगा और बहुत बढ़िया देहरादून निखर के आएगा इस पर। सरकार भ्रष्टाचार में आखंड गले तक संलिप्त है। मैंने जो भी बात करी खनन में भी वही भ्रष्टाचार है। अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जिनका सरोकार इस उत्तराखंड से है, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता जो उत्तराखंड के विकास से जिनका नाता है, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में विकास हो, हमारी देवभूमि की छवि अच्छी रहे, ईमानदारी रहे, तो वो सब लोग भी कहीं दबे मुँह तो कहीं खुलकर अब उस भ्रष्टाचार के बारे में बोलने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो भी मैंने आपको बताया, रुद्रपुर में जिस ज़मीन की कीमत सरकारी खजाना लुटाने का काम इसी को कहते हैं कि 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, उसे आपने 11,500 12,000 स्क्वायर मीटर में आपने जो है अलॉट कर दी। हमारे विधायकगण किस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, और समय समय पर अगर जो इस प्रकार की चीजें वो उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं हटती। अगर जो हमारे विधायकों के माध्यम से ऐसी चीजें आती हैं तो कार्रवाई होती है। स्मार्ट सिटी में पहले भी कार्रवाई है, अन्य चीजों पर हमारे कई विधायकों ने बहुत सारी जगहों पर अन्य चीजें उठाई हैं तो निश्चित हमने कार्रवाई की। हमारी सरकार कहीं पर भी उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध न हो, उत्तराखंड में विकास बदस्तूर जारी रहे, इस पर काम कर रही है। और जो भी हर्डल्स होंगे, जो भी लोग होंगे गलत काम कर रहे होंगे, तो सरकार किसी भी हद तक कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी के कार्यों ने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की कछुआ चाल ने आम जनमानस को सुविधा देने के बजाय उनको उल्टा परेशानियों में डाल रखा है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी के तहत कार्य नहीं हुए। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन हो या फिर स्मार्ट सिटी के तहत शौचालय, पार्क आदि का सौंदर्यीकरण, ये सब कार्य हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों अधिकारियों ने डीपीआर से छेड़छाड़ की? आखिर क्यों राज्य के अधिकारी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाने में लगे हुए हैं? क्या धामी सरकार ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, अगर स्मार्ट सिटी का जिक्र करें तो उत्तराखंड के लिए कहा जाता है अगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत कार्य होता है तो उत्तराखंड में, यानी कि जो उत्तराखंड के व्यापारी हैं वो खुश होंगे क्योंकि इससे निखार आएगा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर, वो भी विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के ही विधायक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये मामला इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कछुआ से ही सही, अगर काम पूरा हो और विकास की रफ्तार तेज हो तो उम्मीदें बंध जाती हैं कि अब स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर डीपीआर से छेड़छाड़ और अफसर मनमानी करने लगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किए जा रहे हैं या स्मार्ट सिटी बनेगी? इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे संगीता शर्मा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थपलियाल जी हैं, अनिल थपलियाल जी केंद्रीय यूकेडी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। गिरधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं, आशीष नौटियाल जी से शुरुआत कर लेते हैं। आशीष जी,
विपक्ष लगातार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल उठाने लग गए हैं और यहां तक कि विधानसभा में भी इस बात का जिक्र किया तो उन्हें उनके ही मंत्री ने मना कर दिया। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और स्मार्ट सिटी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कछुआ चाल के साथ साथ डीपीआर से जो छेड़छाड़ की बात निकलकर सामने आ रही है, तो कैसे स्मार्ट सिटी बनेगी? हमेशा जब भी डिबेट होती है, चाहे डिबेट किसी भी मुद्दे पर हम लोग करते हैं, पर स्मार्ट सिटी का नाम जरूर बीच में आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि स्मार्ट सिटी एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको उत्तराखंड की जनता ने सोचा कि हमारा कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देहरादून को भी स्मार्ट सिटी में चुना है। जो पहले 100 शहर चुन रहे थे उसमें देहरादून को भी चुना है। लेकिन स्मार्ट सिटी जहां तक हम देखते हैं और हमेशा डिबेट में उठाते भी हैं इस बात को, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसे कमाने का अड्डा रह चुका है। इसको ये लोग सोचते हैं पैसे कमाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लाए, 1500 करोड़ रुपए का लिया है, इसमें जो बंदर बांट की जा सके वो करे। आज देखिए मैडम, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही आप इन्होंने जो पानी के एटीएम लगाए थे वो एटीएम बंद होने की कगार में खड़े हैं, बंद दिख रहे हैं कई जगह पर। शौचालय इनके इतने दिख नहीं रहे हैं। बसों की हालत अब धीरे धीरे खराब होने वाली है। मतलब आप 5-6 साल में कोई प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो ना पहला वाला तो खत्म हो जाएगा, पहली वाली पेंटिंग खत्म हो गई, 6 साल बाद आप नई पेंटिंग करी तो उन दोनों पेंटिंग कैसे सामंजस्य बनाएंगे आप उस चीज को? पता लगा फिर पहले वाली करनी पड़ जाएगी। तो सिर्फ पेंटिंग करने को अगर आप स्मार्ट सिटी बोलते हैं, या आपने जिस प्रकार से पूरे बाजारों के अंदर एक तरीके के बोर्ड लगाने का काम किया, आप बाजारों की हालत देखिए मैडम, किसी की दुकान छोटी है, किसी की ऊंची है, किसी की कैसी है। इन्होंने सिर्फ एक लाल रंग के बोर्ड पकड़ा दिए, कहीं पे भगवा रंग के बोर्ड पकड़ा दिए कि ये बोर्ड आप लोग लगाओ और इनसे हम स्मार्ट बन जाएंगे। तो अगर पहले पता होता इसी तरीके से अगर हम लोगों ने स्मार्ट बनना है तो शायद हम पहले ही स्मार्ट बन चुके होते, पर ऐसा नहीं होता। व्यापारियों की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई कई सवाल खड़े कर रही हैं। और स्मार्ट सिटी को इसीलिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है कि भाई अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाता है तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में एक निखार देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो अतिक्रमण से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, जेब कतरों से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम हो जाती है, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए सोनी जी, स्मार्ट सिटी पर सवाल आज खड़ा हो रहा हो ये कोई नई बात नहीं। जब से ये प्रोजेक्ट आया है लगातार विपक्ष ने तो सवाल उठाए हैं जनता की आवाज बन करके, लेकिन सत्ता पक्ष में भी चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी हो, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, विनोद चमोली जी हो, लगातार सवाल उठते हुए आए हैं। भ्रष्टाचार के भी सवाल उठे, अब डीपीआर के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और देखिए डीपीआर के तहत काम नहीं हो रहा है तो आप भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप डीपीआर के तहत काम नहीं कर रहे हैं। और ड्रीम प्रोजेक्ट कब पूरा होना था? समय की एक गाइडलाइन होती है सोनी जी, कोई भी परियोजना बनती है, कोई भी आप विकास का मॉडल लेकर के आते हैं तो एक समय सीमा होती है कि ये प्रोजेक्ट इतने से इतने समय तक पूरा होगा। ये थोड़ी उसे बीरबल की खिचड़ी बना दिया जाए कि अता पता ही नहीं है कब पूरा होगा। और आप देखिए कि भाजपा जो भी काम करती है उसमें इसी तरह की हिलाहवाली होती है। कोई एक प्रोजेक्ट हो तो समझ में आता है। आज हमारे जो 41 मजदूर भी जो अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं और इस चीज को झेल रहे हैं, आज वो टॉपिक नहीं है। लेकिन स्मार्ट सिटी की डीपीआर के साथ छेड़छाड़ की बात आई तो मैं सोनी जी इस एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी कि जो हमारी टनल बन रही है उसका नाम था सिलक्यारा बैंड बड़कोट टनल विद एस्केप पैसेज। आप सोचिए कि एस्केप पैसेज उसका नाम था, वो टनल के साथ प्रस्तावित थी, टनल बनने को आपकी पूरी होने को थी और वो एस्केप पैसेज का आता पता नहीं है। तो आप सोचिए कि जो एक का प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं और उसका जो प्लान होता है आप उसके तहत काम नहीं करते, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे हमारे आज 41 मजदूर जो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं वो भुगत रहे हैं। अगर स्केप पैसेज बना होता तो आज ये दुर्दशा ना होती, आज ये परेशानियां ना झेलनी पड़ती। तो आपके पास काम करने का विजन ही नहीं है। मैं तो साफ कहूंगी कि भाजपा केवल एक हवाई बातें करती है, सपने दिखाने का काम करती है, लेकिन एक विजन और एक ब्लूप्रिंट जो बेटर होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। बात तो अमृतकाल की करेंगे, हम चांद पर पहुंच गए लेकिन जब हम सुरंग से 41 मजदूरों को नहीं निकाल पा रहे तो बहुत दुख होता है कि हम ऐसे अमृतकाल में रह रहे हैं और ऐसे विकास के मॉडल की बात करते हैं जहां हम स्मार्ट सिटी को समय सीमा पर पूरा नहीं कर पा रहे।
100 स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, हमारे उत्तराखंड की तो एक स्मार्ट सिटी की हालत इतनी खराब है, और बिल्कुल। हम बात करते हैं अमृतकाल की तो एक हास्यास्पद सी स्थिति लगती है सोनी। बिल्कुल। यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अनिल थपलियाल जी। आपका रुख करेंगे अनिल जी। अब स्मार्ट सिटी विवादों के घेरे में नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती दौर से ही इसमें आरोप और सवाल विपक्ष खड़े करता रहा है, लेकिन अब ये सत्ता पक्ष के ही विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, और क्या इसे संजीदगी से लिया जाएगा, गंभीरता से लिया जाएगा? लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये आपने कहा कि यूकेडी की तरफ रुख करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्षेत्रीय दल है तो रुख आपको मजबूरी से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं और हम क्षेत्रीय दल हैं। तो क्षेत्रीय बिल्कुल, दल जो बिल्कुल। है वो मूलभूत सुविधाओं को समझता है और बेसिक उस पर कार्य करता है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं पैनलिस्ट, हमारे पत्रकार महोदय जी को, गिरिधर शर्मा जी को छोड़ के बाकी जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठते हैं बीजेपी के हो या उनके, वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउस है, वो हमारे यहाँ से गए हुए हैं ट्रेन करके, और यहाँ पे फिर राष्ट्रीय भाषा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कहा होगा। ठीक है, ठीक। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्मार्ट सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि मैं पहाड़ में, उत्तराखंड में एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे उसमें इसकी एक गिनती थी और शीर्ष में टॉप 10 में था ये। तो ये मेरे ख्याल कार्य करने में कहीं ना कहीं विलंब हुआ ही पड़ा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें हैं तो सरकार ने देहरादून में इस स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 1537 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी दी थी। ये मंजूरी इनको मिली थी सरकार को, और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 50-50 वो हुआ था, क्या अनुपात का, फंडिंग का अनुपात हुआ था कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा तो 50% स्टेट गवर्नमेंट देगा। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार बजट 50% हिस्सा देगी और 50% राज्य सरकार इस पे खर्चा करेगी। बिल्कुल, ठीक है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की वित्तीय जो अभी वर्तमान स्थिति में बताऊं, और अगर शायद मेरे ख्याल से हमारे मीडिया प्रश्नों को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, शर्मा साहब तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि 248 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, आप सुनिए, आप बात इसको सुन रहे। और एपीजी को अंतरिक्ष भारत सरकार की जो नीतियां होती हैं तो 248 करोड़ रुपए ये थे। अच्छा, जो जारी किया गया राज्य मिलान हिस्सा 250 करोड़ रुपए ये थे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन भारत सरकार का जो खर्चा आया 225 करोड़ रुपए का, और जो उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति 114 करोड़ रुपए का। अब आप ये बताइए, टोटल 14 करोड़ का सिटी प्रोजेक्ट होता है और 3 आदमी इसमें काम कर रहे हैं सिटी में। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। परेड ग्राउंड जरूर सजाया है, क्योंकि लोग बेचारे, पहले तो वहां पे लोग गाड़ी सीखने जाते थे और छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे, और मुझे लगता है कि हमसे बेहतर तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी जानते हैं कि परेड ग्राउंड ही एक ऐसा सेंटर था जैसे दिल्ली में मेडिकल था, कि जिसको कहीं नहीं मिलना है उसको परेड ग्राउंड में आना है। उन्होंने उसको भी घेर दिया है, क्योंकि लोगों के पास अब जगह है नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो वो एक स्मार्ट सिटी का मॉडल उन्होंने तैयार कर दिया है कि अब वो कहने के लिए हो गया कि आप मॉडल सिटी यानी स्मार्ट सिटी में आइए तो देहरादून परेड ग्राउंड में आइए, वहां से आपको स्मार्ट सिटी दिख जाएगी। सारे गड्ढे भर चुके हैं, और अब 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट है दिसंबर में, उसकी पूरी तैयारियां दुल्हन की तरह शहर को सजाया जा रहा है। जनता की परवाह नहीं, स्थानीय जनता के जिन्होंने चलना है, जिनके बच्चे स्कूल जाएंगे, जो G20 सम्मेलन है, समिट है, उस लिहाज से इन गड्ढों को भरा जा रहा है या फिर आम जनता की भी फिक्र नजर आ रही है? आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, आपको तो बेहतर पता होगा। मैंने जो गिनवाया है बजट को, वो यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। आज तक तो ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए थी, पेरिस और न्यूजीलैंड की जैसी तरह स्मार्ट सिटी होनी चाहिए थी। लेकिन अब स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल ये रह गया है कि 2-4 गड्ढे भर दिए हैं और शहर को गुलाबी कर दिया है। क्योंकि मैंने कहा ना, आरएसएस जड़ है तो भाजपा फल है,
तो हाँ ये बिल्कुल। जो और ये समिट होनी है दिसंबर में, तो जाहिर सी बात है जहां पर जो खामियां नजर आएंगी तो उनको भी पार्ट दिया जाएगा किसी तरह रंग रोगन करके, और यही स्मार्ट सिटी इसी तरीके से दिखाई जाएगी। करोड़ों का बजट और स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसी बात को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा सपना ड्रीम प्रोजेक्ट में से शुमार है, लेकिन इसमें किस तरीके से काम किया जा रहा है, डीपीआर के तहत काम नहीं किया जा रहा है, और लगातार जो अफसर हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। फिर हम कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष पर उंगली उठा सकता है, और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं गिरधर शर्मा जी का। गिरधर शर्मा जी, आपने देखा होगा कि अभी इससे पहले भी जो विधायक हैं बीजेपी के विनोद चमोलू जी ने, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनके बाहर रंग रोगन का काम किया जा रहा है, दीवारों में पेंटिंग की जा रही है, टाइल्स लगाए जा रहे हैं, मानो इनसे बेहतर कुछ ऑप्शन होगा ही नहीं आम जनता के पास। लेकिन अंदर की स्थिति भी उन्होंने बयां की कि उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और आज स्मार्ट सिटी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपना बयान जारी किया है। क्या स्मार्ट सिटी में आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि कछुआ चाल चल रही है स्मार्ट सिटी की जो योजना है, और साथ ही डीपीआर के तहत काम नहीं किया जा रहा है, कैसे संभव होगा, अंतिम रूप कैसे मिलेगा इसे? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है, पहली बार सत्ता आई थी भाजपा की, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बने थे, तब उन्होंने जो टॉप 10, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि टॉप 10, जो यूकेडी के प्रवक्ता ने बताया कि जो टॉप 10 सिटी थे, शुरुआत में ही जो दौर पे जो स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी, उसमें देहरादून का नाम आया था, और उत्तराखंड के लोग बड़े खुश हुए थे, खासतौर से देहरादून राजधानी के, कि चलो स्मार्ट सिटी देहरादून को मिला है। तो प्रधानमंत्री का ध्यान और भारतीय जनता पार्टी सरकार का ध्यान इस ओर है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने वर्षों के बाद भी स्मार्ट सिटी अभी ज्यों की त्यों है। देखिए, स्मार्ट सिटी का क्लियर कट मतलब है कि जनता को जो भी सुविधा चाहिए स्मार्टली मिले। बिल्कुल। उसमें जैसे अगर उन्हें कहीं जाना है तो उसमें जाम ना मिले, बिल्कुल, उन्हें बिजली लगातार मिले, उनके स्कूल जो है इतने स्मार्ट हो कि जब बच्चे जाएं तो वहां पर जो है तुरंत शिक्षा मिले, बढ़िया ढंग से टीचर हो, पूरी व्यवस्था हो, कुर्सियां बढ़िया हो। और अगर वो आरटीओ ऑफिस जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो उन्हें स्मार्टली सारे काम, मतलब स्मार्ट का मतलब जैसे हमारे स्मार्टफोन है, हम एक ही उसमें हाथ में लेकर सारे काम कर लेते हैं। हमें किसी से बात करनी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ स्मार्टफोन के अंदर होता है। वही स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि जो जनता है उसे सारी सुविधाएं बहुत इजीली मिल जाएं, बहुत उससे मिल जाएं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि जैसे अब दो महिलाएं बैठी हैं, थोड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब शादी ब्याह होती है तो हम बुटीक में जाके बहुत सजा देते हैं, बहुत सुंदर बनता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर है, और उसे पेंट, मतलब जो हमारी, मैं भी बेटियों का बाप हूं, बड़ी सुंदर बना देते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे से इससे सुंदर कोई है नहीं आज। और होना भी चाहिए, खैर सुंदरता तो दिखनी भी चाहिए, लेकिन जब वो अगले दिन नहा धो के आती है तो फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी उसका भी जिक्र करिए कि जब नींव अच्छी होती है तो इमारत अच्छी रहती है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आप पेंटिंग कर दीजिए, सड़क के ऊपर पतली पतली खाल बिछा दीजिए, बिल्कुल, है ना, जो दीवारों पे पेंटिंग कर दीजिए। जैसे ही एक बारिश होगी, जैसे ही धुलेगा, जैसे ही वो होगा, फिर सड़क खुद गड्ढे आ जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ये नहीं है। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि व्यवस्था ऐसी हो शुरुआत से ही कि वो इतनी मजबूत ढांचा हो उसका, जो आज जैसे आपने बताया, नींव इतनी मजबूत हो, चाहे वो निकासी हो। अब देखिए, बहुत बारिश होती है यहाँ पर, अगर निकासी की तरफ ध्यान देंगे, अब निकासी की तरफ भी अंडरग्राउंड बनाए हैं पाइप, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कब व्यवस्था होगी, कब सुविधा होगी? इतने दिन हो गए, मेरे को तो लग रहा है कि मुझे याद है खजानदास और वो क्या नाम, मेयर उनियाल गामा ने भी एक बार धरने की वो धमकी दी थी कि हम धरना देंगे, काम सही नहीं चल रहा है।
और उन्होंने लैंड डाउन चौक पर धरना दिया था एक दो घंटे का जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, कि आप धरना मत दो, मैं इसे तुरंत जो है जो इसकी जो कंपनी है उसको मैं टाइट करूंगा। लेकिन देखिए ज्यों की त्यों स्थिति है, और इस तरह से स्मार्ट सिटी बनेगी तो मैं विनोद चमोली को बड़ा प्रखर और ओजस्वी नेता मानता हूं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी विरोध करना जानते हैं कि अगर काम ना हो तो विरोध कैसे करा जा सकता है। मेयर में भी उनकी मैंने वो देखी थी। और ये तब करते हैं विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अति हो जाती है। बिल्कुल, मुझे लगता है अभी पिछली बार गिरधर शर्मा जी आप भी डिबेट में थे और ये स्मार्ट सिटी का ही जिक्र हो रहा था और विनोद चमोली जी ने ही ये सवाल उठाया था इन सारी चीजों को लेकर, और आपने बखूबी सुना था। तब बीजेपी प्रवक्ता का यही कहना था कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कितने ज्यादा ईमानदार हैं और ईमानदारी से वो गलती को उजागर करने का काम कर रहे हैं और इस पे गौर फरमाया जाएगा। तो हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी से ये सवाल कि अब सत्ता पक्ष के ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष अगर ये सवाल उठाता तो हो सकता है आप कहते विपक्ष में है, इनका काम ही यही है, तो ये अपना काम और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्या आप भी यही कहेंगे कि ईमानदारी को उजागर कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं ईमानदारी को उजागर तो फिर क्यों सदन में रोका गया इस बात का जिक्र करने के लिए, इन खामियों को उजागर करने के लिए? स्मार्ट सिटी सवालों के घेरे में है। संजीव जी क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा जी। संजीव जी आप सुन पा रहे हैं? जीरो टॉलरेंस के जी संजीव जी आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं और आवाज़ संजीव जी तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आवाज़ पहुंचेगी तो ज़रूर इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और आप प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। संगीता शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। संगीता शर्मा जी, क्या लगता है स्मार्ट सिटी को अमली जामा कब तक पहनाया जा सकेगा? जो कछुआ चाल, जो रफ्तार नजर आ रही है, और क्या ये मान लिया जाए कि जो अफसर हैं वो सुनने को तैयार नहीं है सत्ता की? सोनी जी, अफसरों के बीच और सरकार के बीच हमेशा देखने को मिला है कि सामंजस्य नहीं रहा है और जिसके तहत उसका खामियाजा हमेशा उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ता है क्योंकि वो काम नहीं हो पाते। और देखिए, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो अब तक कब का पूरा हो जाना चाहिए था। उसकी डेडलाइन जो थी, जो तारीख थी, वो कब की निकल चुकी है, लेकिन आज भी तारीख पे तारीख मुद्दा बना हुआ है। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे लगातार 500 करोड़ का बजट वापस हो जाना केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि ये काम ही नहीं कर पा रहे जिस तरह से काम होना चाहिए, ना इनकी रफ्तार है और ना काम करने की नीयत है। और सदन में इस मामले को जब उठाया जाता है तो विभागीय मंत्री उसको रोक देते हैं। तो भाई, आपके विधायक ईमानदार हैं, आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं। मैं तो विनोद चमोली जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इसे सदन में उठाने की कोशिश तो की, और उसके बाद भी जब ये जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को कहते हैं तो ये इनका सोनी जी दोहरा चाल चरित्र चेहरा नजर आता है कि आपके एक विधायक बखूबी उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं जनता की आवाज बनकर, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और दूसरे विभागीय मंत्री जो हैं वो उसको आवाज को रोक दे रहे हैं। तो आप अपनी ही आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं कि आपका जो भ्रष्टाचार है वो जनता के सामने ना आ जाए, लेकिन आप कब तक उसको छुपाने की कोशिश करेंगे? चलिए, संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं संजीव वर्मा जी का। संजीव वर्मा जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूं। स्मार्ट सिटी सवालों के घेरों में जिस तरीके से कछुआ रफ्तार है और डीपीआर के साथ छेड़छाड़, अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो उसी तरीके से काम होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं आप लोग कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है? सोनी जी देखिए, मैंने कहा जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। मैं अपनी बात के ऊपर पूरी तरह से अटी हूँ। हमारी सरकार
किसी भी तथ्य को छुपा के नहीं बल्कि उजागर करती है। यदि सरकार के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य आता है तो हमारी सरकार उसकी जांच भी करती है और उसके ऊपर कार्यवाही भी करती है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें तमाम जितने भी किसी प्रकार की अनियमितताएं होती थी तभी तो वो उनको पूर्व छुपाने में का है। काम उनके ऊपर पर्दा डालने का काम करती थी। हमारे जितने भी विधायक हैं, जितने भी हमारी जनप्रतिनिधि हैं, जो वो जनता की एक आवाज है और जनता यदि किसी भी प्रकार की उनसे कोई शिकायत रखती है, कोई अपनी परेशानियां रखती है, तो वो उसका प्रखरता के साथ समाधान करने की और भी सरकार के सामने अपनी बात को रखते हैं। और मैं सोचता हूँ एक अगर ऐसा था संजीव जी तो क्यों सदन में रोक दिया गया, बोलने दिया जाता। आपके ही पार्टी के मंत्री उन्हें रोकने का काम करते हैं क्योंकि ये खामी है। वो इस बात का जिक्र करना चाह रहे थे और हालांकि आज भी कर रहे हैं, वो खामियों को उजागर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर दबाने की कोशिश क्यों की गई? सोनी जी बात देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है कि हम काम नहीं करना चाहते, दूसरा पहलू है कि हम काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। और हम दूसरा जो पहलू है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं। और जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले स्मार्ट सिटी का काम दिया गया था, पहले तो बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से कार्य पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था एक तरह से लटक गया। संजीव जी, कोरोना का हवाला कब तक दिया जाएगा और आगे कितने सालों तक कंटिन्यू रहेगा ये? संजीव जी, ये सोचने वाली बात है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आपने व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं नहीं सुनी मुझे लगता है। सोनी जी, मेरा आपसे आग्रह है, मेरे को कृपया 1 मिनट के लिए आप बोलने दीजिए। जी जवाब दीजिए जी। आप मेरे को टोक दीजिएगा। सोनी जी देखिए, सबसे पहले कोरोना आया, कोरोना की वजह से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लटका, उसके बाद बरसातें आ गई, बरसातों की वजह से फिर लटक गया। जो हमारा डीप सीवरेज के काम थे उसी के अंदर सबसे ज्यादा लेट लगी हुई। और क्योंकि डीप सीवरेज का काम बड़ा टेक्निकल काम होता है, एक बार अगर जो गलत हो जाए तो फिर नए सिरे से फिर दोबारा से उसको करना पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के इस काम को किया जा रहा था और आज की तारीख में 95% काम स्मार्ट सिटी का शहर में अपना कैमरा लेके अपने पत्रकारों को साथ में लिया कर आप पूरे शहर का, इसीलिए तो ये सवाल कर रहे हैं संजीव जी। 95% आप कह रहे हैं और मुझे लगता है ना के बराबर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम हुआ है। 95% अगर हुआ होता धरातल में, सुन लीजिए संजीव जी, अगर 95% हुआ होता तो आज व्यापारियों की ये प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही होती। जाम की समस्या आज भी बनी हुई है, वहां पर ई रिक्शा किस तरीके से जाम की समस्या पैदा कर रहे हैं, रेवड़ी वालों से बेहद परेशान व्यापारी। तो कहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है बताइए? सोनी जी, केवल हरिद्वार रोड पर इस समय सड़कों का काम, जो साइडों में डक्ट बननी है उसके ऊपर काम केवल शेष रहा है। और वो डक्ट का काम भी मैं सोचता हूँ इस हफ्ते पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उसके अलावा पूरा शहर इस समय चाल चौबंद हो गया है। आप कितनी भी सड़कें देखें, चाहे साइडों की डक्ट देखें, नालियां देखें, आप स्मार्ट टॉयलेट की बात करें, स्मार्ट व्हीकल्स की बात करें, स्मार्ट रोड की बात करें, स्मार्ट वाईफाई की बात करें, ट्रैफिक सिस्टम की बात करें, सीवरेज की बात करें या जल निकासी ड्रेनेज की बात करें, पूरा शहर स्मार्ट इस समय आप लोग बना चुके हैं। तमाम स्मार्ट एटीएम लग चुके हैं, स्मार्ट टॉयलेट बन चुके हैं। और जहां पर मैंने साथ में ये भी कहा 95% हम लोग काम कर चुके हैं। आप चाहे पलटन बाजार में देखें, चाहे अन्य कई भी क्षेत्र में देखें, जो एक रूपता, एक समानता और एक सुंदर स्वरूप देने का काम
देहरादून शहर अभी को, भी देहरादून के जो व्यापारी हैं वो इस इंतजार में है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कब रफ्तार पकड़ेगा ये प्रोजेक्ट और हम एक देहरादून और उत्तराखंड में निखार देख पाएंगे। अभी ये आस और ये उम्मीद व्यापारियों की बाकी है और वो राह तकते हुए नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं 95% काम हो चुका है। हो सकता है आप जहां से गुजरते हो वहां पर 95% काम हो चुका होगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आशीष नौटियाल जी। खामेखा विपक्ष सवाल उठा रहा है स्मार्ट सिटी को लेकर, जब 95% तक काम हो चुका है, विकास हो चुका है। बिल्कुल मैडम, खामोखा विपक्ष सवाल उठा रहा है और साथ में इनके विधायक भी बेमतलब इनसे क्यों बागी हो रहे हैं इस बात को लेके समझ नहीं आ रहा है। आप बताएं मैडम, अभी संजीव भाई बता रहे हैं 95% काम हो चुका है, मुझे तो लगता है 5% भी काम नहीं हुआ है। जिस हिसाब से स्थिति है, ये बोर्ड जो मैडम लगा रहे हैं, लाल पीले बोर्ड जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हाइट पे होते तो वो अच्छे दिखते। कोई नीचे 6 फीट की हाइट में है, कोई 7 फीट में, कोई 8 फीट में, कोई 10 फीट में। एक जैसे बोर्ड लगाने से अगर शहर स्मार्ट होता तो ये पहले ही स्मार्ट हो चुका होता। और अगर मैडम एक बात बताएं, चलो ये तो उत्तराखंड है, आप अपने 100 स्मार्ट सिटी में से कोई भी एक स्मार्ट सिटी ऐसा बता दीजिए कि वहां पर स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो गया, आप जाके देख के आओ स्मार्ट सिटी क्या होती है, तो हम वहां पे जाके देख के आने को तैयार हैं। पर मैडम, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों का जनता को गुमराह करने का और पैसे खाने का एक अड्डा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जिसकी पोल आज इनके, चाहे मेयर साहब हो गए चाहे विधायक हैं, ये सब आज पोल खोलते जा रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो इनके प्रवक्ताओं को अच्छा दिख रहा है और इनके अलावा किसी को अच्छा नहीं दिख रहा है। मैडम देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, लोग अपनी दुकानों में काम नहीं कर पाए, इतने साल हो गए। लोगों की दुकानों के आगे पूरी बड़ी बड़ी नालियां खोद दी है, उनकी दुकानों में ग्राहक आने को तैयार नहीं है। लोगों के रोजगारों को बंद करने का इन लोगों ने काम किया है। अगर सचमुच में मैडम इनकी नियत स्मार्ट बनाने की होती तो कहीं 150-200 बीघा जमीन लेके उस जगह को स्मार्ट सिटी बनाते, तो इससे लाख गुना बढ़िया था कि वो जगह पूरी डेवलप। चलिए इस बात के जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, इस तरीके से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप लोग, और या तो फिर आपने ही विधायक को आप बताना भूल गए कि 95% तक भाई काम हो चुका है और आप यही बोलिएगा, या फिर वो बागी हैं और सारा शहर दिखा दें अपने विधायक जी को, हम तो देख नहीं पा रहे। संजीव जी जी जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है जी, आप अपना कैमरा ले आकर पूरे शहर का निरीक्षण कीजिए और हरिद्वार रोड के अलावा कोई भी एक मेरे को ऐसा रोड बता दीजिए जिस रोड पर एक सिंगल गड्ढा। तो फिर आपके विधायक क्यों सवाल उठा रहे हैं? आपके ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल आपके विधायक क्यों उठा रहे हैं? हो सकता है अगर आपने 95% तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम किया, विकास किया, तो उन्हें सवाल उठाने नहीं चाहिए। सोनी जी, मैंने आपसे बताया, केवल हरिद्वार रोड प्रिंस होटल से लेकर आरा घर तक यहाँ पर इस समय काम शेष है और यहाँ पर लगातार काम चल रहा है और युद्ध स्तर पे काम लगातार ठीक चल रहा है। तो DPR के तहत क्यों नहीं काम किया गया? जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हैं आप डंके की चोट पे। साथ ही जो सरकारी स्कूल हैं उनके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करें तो उनकी क्या कुछ हालत है, इस बात का भी जिक्र विनोद चमोली जी ने किया। सोनी जी देखिए, माननीय विनोद चमोली जी हमारे माननीय विधायक जी हैं और प्रखर विधायक हैं, जनता की आवाज सुनते हैं, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का वो लगातार काम करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हरिद्वार रोड पर काम चल रहा है, तो हरिद्वार रोड चले क्षेत्र में आता है। वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। संजीव जी आते हैं, यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख कर लेंगे। यूकेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल थापलियाल जी आपका रुख करेंगे। अनिल जी, आपको क्या लग रहा है, या तो विधायक जी को बताना भूल गए ये पार्टी के नेता और प्रवक्ता कि नहीं 95% ही बताना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम हो चुका है, या फिर अंदर खाने ऐसा क्या कुछ चल रहा है? स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है तो रफ्तार से होना चाहिए, ये सवाल नहीं उठने चाहिए, वो भी उनके ही विधायक उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने सोनी जी।
100 स्मार्ट शहरों में इन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की सीमा जून 2023 तक रखी थी। अब ये बताइए कि 100 शहरों में, यानी ये जो स्मार्ट सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और जो टॉप 10 में मैंने बताया था पूर्व में अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सपना था, ये एक बहुत बड़ा सपना था उनका कि मैं ऐसा करूंगा जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, स्वर्गीय वाजपेयी जी का, कि मैं जितने भी गांव हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ूंगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत के जो नए हो पुराने हो कार्यकर्ताओं ने काम इतना बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उनकी वो एक योजना थी पहले से और उसको इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। अभी ड्रीम सिटी की जो बात चल रही है, मैं इसमें ये बताऊं कि ये ड्रीम सिटी का प्रोजेक्ट जब जून 2023 तक का था और था, जो मैंने आंकड़े गिनाए, इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सारी चीजें क्लैरिफिकेशन हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी जहां जहां काम होना था वहां काम नहीं हुआ। अब काम ड्रीम सिटी में केवल स्मार्ट सिटी में देहरादून का केवल 4 रोड थोड़ी हैं, उसमें तो मेरे ख्याल सारे स्कूल्स हैं, सारे इधर अड़ोस पड़ोस जो चारों तरफ एंट्री है वो सारी होंगी ना। अब माननीय अपने प्रवक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे गति से काम चल रहा है। मुझे याद है कि उत्तराखंड और 2017 जो जब प्रथम सरकार बनी थी हमारी, प्रचंड बहुमत लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश की सरकार, ये दोनों लगभग 1-2 दिन पीछे इनका शपथ समारोह हुआ था। तो एक पत्रकार ने वहां पे पूछा था हमारे कि भाई उत्तराखंड में 1 साल के बाद, एक एंकर ने पूछा था डिबेट्स में कि 1 साल के बाद कि आप यहाँ उत्तराखंड में कि आप ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी को कि वहां पे जो विकास की गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है और यहाँ पे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर घंटे की प्रति घंटे के हिसाब से क्यों है। तो ये तो इनके नेताओं के हाल हैं, बुद्धिजीवी होने के बाद भी उनका जवाब सुनिए, आप बड़े तंग रह जाएंगे। माननीय शर्मा जी, गिरिधर शर्मा जी से मैं सुनूंगा, ये बड़ी उसकी बात है। तो स्मार्ट सिटी या बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट इनके माइंड में आएगा कैसा। ये कह रहे हैं यहाँ पहाड़ हैं, घुमाव है, गाड़ियां बहुत लेट चलती हैं, धीमी चलती हैं और यहाँ की गति स्लो है, पहाड़ी क्षेत्र है ये, तो यहाँ की जो विकास दर गति होगी वो धीमी धीमी होगी। ये इनके नेता का कहना है, नाम तो हम नहीं लेंगे, बहुत शीर्ष पद पे वो नेतृत्व कर रहे थे। माननीय त्रिवेंद्र जी ने 2017 में, अभी इन्होंने फिर फलानी बीमारी पड़ी, लेकिन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका उद्घाटन किया था स्मार्ट सिटी का। और आज उसके बीच 20 में तो कोरोना 20 में हुआ ना, 20-21 में, उसके बीच 2003 साल के बीच क्या रहा। बिल्कुल, कोरोना खत्म हुआ तो पूरी जिंदगी, पूरे दिन भर वो वायरस ही चल रहा है क्या इनको। अब आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी के तहत इनके पास ड्रीम प्रोजेक्ट संबंधित कोई भी खाका नहीं था, केवल इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए हैं और गड्ढों को भरने का काम किया था, वो गड्ढे भी पूरे नहीं भर पाए। और मैं गिनाऊं तो एक पलटन बाजार थोड़ा सा, और अपना ये क्या नाम है, ये एक द्वार है, वो कौन सा द्वार, शहीद द्वार पता नहीं कौन सा द्वार है, एक वो, और एक ये अपना परेड ग्राउंड, ये स्मार्ट सिटी में इन्होंने तैयार कर दिए हैं। बाकी इनको पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के संजीव जी तो कह रहे हैं सिर्फ हरिद्वार रह गया है। हरिद्वार रोड रह गया, कहाँ पे रह गया? हरिद्वार में है। हरिद्वार केवल स्मार्ट नहीं बन पाया, विकास वहां का नहीं हो पाया, यही कहना चाह रहे थे ना संजीव जी। कहाँ पे है? अब आजकल आप इसलिए उन रोडों को तैयार कर रहे हैं, इसलिए उनको सजा रहे हैं और दुल्हन की तरह, जैसे अभी हमारे समाजी पत्रकार साहब ने कहा, बहुत सही बात है कि जब किसी घर में शादी होती है तो पूरी तरह से उसको इस तरह से, रास्ते को इस तरह से बना देता है, दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। एक कहावत भी है कि शहर का परिचय रास्ते से, एक कहावत भी है कि शहर का परिचय रास्ते से, तो ये पता लगे कि उत्तराखंड नहीं होना चाहिए क्या, माननीय नहीं होना चाहिए क्या, प्रोजेक्ट पूरा हो तो गया, हमारे पूरा हो जो देश विदेश से हमारे मेहमान आएंगे, अरे बिल्कुल होना चाहिए संजीव जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हम भी तो आपके संजीव जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल होना चाहिए।
कहते हैं जिनका जिस पहला शहर हक है। के जिस देश की शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, एजुकेशन, ये सारी चीजें चुस्त और दुरुस्त होती हैं, वो विकास को दिखाता है कि ये विकसित है। तो इस राह पर चलना चाहिए, लेकिन इस समिट की तैयारियों में उन खामियों को पाट देना और सिर्फ रंग रोगन करके अच्छा दिखा देना, क्या आप सोनी जी, इसे एक स्मार्ट मिनट सिटी का प्रोजेक्ट मैं- कहते एक हैं? मिनट का मैं इसे आपको विकास बोलना कहते चाहूंगा। हैं आप? मैं 1 मिनट बोलना सोनी जी, चाहूंगा। सोनी मैं जी, इनसे कहना आप- आते हैं चाहूंगा अनिल जी, की बात अनिल जी करें। आते हैं, इस बात के जवाब ले लें। सोनी जी, जी। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे जल की बात करें, चाहे विद्युत की बात करें, किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में जो जितनी भी तभी वो योजनाएं, पूर्व में उनके आगे पूर्व लग गया ना, इसीलिए तो पूर्व लगा। उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, जनता ने उन्हें पूर्व में ला दिया। जो आज आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है आपकी, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किस तरीके से काम किया जाना चाहिए इसके तहत? क्या खामियों को पाटकर काम करना चाहिए कि हम बाहर का रंग रोगन और कायाकल्प करके उसे सुंदर दिखा दें, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गिरधर जी ने? सोनी जी, जैसे आप कह रहे हैं खाली रंग रोगन, तो रंग रोगन का मतलब यह है कि वो अंदर कमियां पूरी रह गई और ऊपर से हमने उन कमियों के ऊपर चादर डाल दी। वो काम हम नहीं यही कर यही रहे। तस्वीर सामने आ वो रही काम है। हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर हम रहे तो हैं। विपक्ष आज के आप- सवालों पर भी ये मैं सवाल आपसे- नहीं कर रहे मैं- संजीव जी, मैं आपसे हम तो बार-बार आपके ही इस बात विधायक का- ही सवाल उठा रहे ये हैं बार-बार ये। उल्लेख- और अगर ऐसा मैं काम बार-बार- अंदर खाने से बहुत बेहतरी से काम हो रहा है तो वो ये सवाल नहीं उठाते। अनिल जी, अब अपनी बात को पूरा कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, गिरधर जी का रुख करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था माननीय प्रवक्ता जी से। इन्होंने कहा कि बहुत स्लो गति से चल रहा है और काम बहुत हरिद्वार में कंप्लीट हो गया है। हम हरिद्वार क्यों देखें भाई? भैया हरिद्वार हम उस शहर देखेंगे ना जहाँ पे तुम सबमिट करवा रहे हो। हम उस शहर को देखेंगे जहाँ से हमारा आना जाना आवागमन है, हमारी कैपिटल है, प्रदेश की कैपिटल है। पहले कैपिटल को तो सुधारो, तब जाओ ना हरिद्वार। भैया आप अपना दिमाग सुधारिए। शहर नहीं बना पाए, एक शहर को स्मार्ट नहीं बना पाए तो गाँव तो बना दो स्मार्ट। एक स्मार्ट सिटी गांव, एक स्मार्ट गांव तो बना दो, इतनी मेहरबानी कर दो। एक शहर तो नहीं बना पाए आप स्मार्ट, लेकिन एक गांव तो बना दो। ये मैंने पहले भी कहा था, बहुत बार कह चुका हूं मैं डिबेट्स में, ये विकासशील प्रदेश, विकासशील देश है, विकसित नहीं है न विकसित देश है। आप जितना कार्य करेंगे वो हो चुके हैं, आप उनकी गिनती न करें। जो भी सरकारें रहे, चाहे उन्होंने घोटाले किए, कुछ भी किए, सरकार में 2 बार हम भी रहे और आपके समर्थन में रहे, लेकिन ये इतना मैंने कहीं नहीं देखा कि आटे में नमक तो चलता है पर नमक में आटा ही डाल दिया आपने। ये वाला हिसाब मत करिए। और स्मार्ट सिटी जो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूर्ण करें। हमारा सुझाव है विपक्षी क्षेत्रीय दल होने के नाते कि आप इस काम को करें। आप नहीं करेंगे तो 2027 में हम करेंगे। ये लिख के ले लो आज। चलिए, अंदर खाने पूरी तैयारियां चल रही हैं। अनिल थपलियाल जी, हालांकि यूकेडी लगातार कहती है क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ तैयारियां हैं? अक्सर आप लोग डिबेट में इस बात का जिक्र नहीं करते, तो हम चाहेंगे अगर कुछ ऐसी रणनीति बनाकर रखी है तो साझा कीजिए। नहीं, हमने ये बहुत तरीके से अभी जरा निकाय चुनाव में, क्योंकि सत्ता ये बार बार कहते हैं ना, फिर भी एक दिन बहुत अच्छा प्रश्न आपके एंकर ने ही पूछा था और आपने ही भी पूछा था कि इतने सालों से यूकेडी 44 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी आप पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। आपने अपना विश्वास क्यों खोया? उसके कई कारण रहे हैं कि अगर मैं दल से पहले अपनी अपेक्षा रखूंगा तो दल कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि पहले दल होगा तब मेरी अपेक्षा होगी। तो हमारे यहाँ कई मंत्री ऐसे आए जो माननीय प्रवक्ता जी हमारे संजीव वर्मा जी के साथ आज जो चाय पानी कॉफी पीते हैं, वैसे 4 विधायक हमारे भी थे। और संजीव शर्मा जी बहुत अपने गिरधर शर्मा जी जानते हैं। और आने वाला जो भविष्य है यूकेडी का, मैं समझता हूँ निकाय चुनाव अगर समय पे होते तो हम इनको अपना परिचय दे देते कि हमारी अंदर की जो रणनीति है। चलिए, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कोई गोपनीय नहीं है, वो पूरी तरह से हम मजबूत कर रहे हैं अपने आप को।
और बहुत मजबूती से हमारे चलिए अनिल जी, इंतजार रहेगा, इस मजबूती को थोड़ा सा जल्दी साझा कीजिएगा, क्योंकि हमें भी इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एक बहुत प्रतिष्ठित पार्टी भी है और जो विश्वास खोया उसको कैसे आप पूरी तरीके से फिर एक बार बनाएंगे, ये बड़ी बात होती है। बताइएगा, साझा कीजिएगा इस मंच में। गिरधर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं। गिरधर शर्मा जी, आप जो बखूबी सुन पा रहे हैं, अभी संजीव जी को आप सुन पा रहे थे, जून 2023 तक की जो डेडलाइन थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अगर बात की जाए, अभी कोरोना का हवाला देते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद मौसम के मिजाज में तब्दीली तो अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ पर मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो क्या ये जो हवाला दिया जा रहा है इसका, क्या यही एक जिम्मेदार है ये सारी चीजें, या फिर बात कुछ और नजर आ रही है? और कब तक जब भी जो इनकी योजना है जी, योजना तो बहुत खूब है, इसमें तो दो राय नहीं है। योजना प्रधानमंत्री की जो स्मार्ट सिटी की जो योजना थी वो एक कायाकल्प के लिए थी कि वो शहरों के कुछ कायाकल्प बदल जाए और एक से लगे, सुंदर लगे। और जो काम करता है गलती वही होती है। देखिए, जो काम नहीं करेगा वो गलती कभी होगी नहीं उससे। गलती वही होती है जहां पर काम करने की नियत होती है, काम करना चाहता है आदमी, लेकिन फिर गलती हो जाती है क्योंकि वो तो खुद करता नहीं है, करती तो कार्यदायी संस्था है या फिर जो लोकल सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है उसको उस योजना को फलीभूत करने की जो जिम्मेदारी है वो लोकल स्तर पर मानी जाती है। और मुझे याद है कि कंपनियों को कई बार डांटा भी गया है, ऐसी बात नहीं, कई बार कंपनी पे पेनल्टी भी लगाई है जो हीला वाला काम कर रही थी, बहुत स्लो काम हुआ। इसमें भी दो राय नहीं कि कोरोना आया, दो साल हम लोगों ने भी राशन बांटे, घर में रहे, हम लोग प्रेस क्लब से हम लोगों ने किया, तो काफी काम रुका रहा, विकास ठप रहा, इसमें भी दो राय नहीं। और जो आपने एक बात कही कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, बहुत तरह की जो है आपदा आती है, उनसे भी निपटना पहले जरूरी हो जाता है, बाद में दूसरे काम होते हैं। लेकिन इतने समय, बहुत समय हो गया, ये 6-7 साल हो गए, आखिर स्मार्ट सिटी का स्वरूप कब निखर के आएगा? अब ठीक है, सड़कें अब बननी शुरू हुई है, मैं भी कई बार रात को निकलता हूँ, सड़कें बन रही हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि वो हरिद्वार की बात नहीं कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, वो ये कह रहे थे कि प्रिंस चौक से लेकर हरिद्वार रोड पर आरा घर तक की सड़क रह गई है, बाकी सड़कें काफी बन गई है, इसमें मैंने भी देखा काफी बन गई है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया, खाली पेंटिंग करके, अब जैसे पेंटिंग की जा रही है उसके पीछे पहले ऐसी सुरक्षा की जाए कि उसकी दीवार में सीमेंट हो। पहले अब पता चला कि ईंटों की दीवार है, आपने उसमें हल्का सा व्हाइट पेंट करके पेंट कर दिया, तो पेंटिंग तो धुल जाएगी फिर, जब तक कि मजबूती के साथ उसमें पेंटिंग नहीं होगी। मेरा मतलब यह था कि नींव जो है, जो भी काम हो वो बड़ी मजबूती के साथ हो। और एक मेरा सुझाव है सरकार को, अगर बीजेपी प्रवक्ता वहां तक पहुंचा दें अपने मुख्यमंत्री तक, कि क्यों ना योजना निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें कि ऑल पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के भी उसमें 1-2 जने हो, यूकेडी के भी हो, भाजपा के भी हो, आम आदमी पार्टी के भी हो। संजीव जी, क्या ऐसा हो सकता है? वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है। अब भाई संसद में होती है ना समितियां, बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि सत्ता पक्ष इसे स्वीकार करेगा। संजीव जी, ऐसा संभव है? सोनी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़े मन की पार्टी है और राजनीति से हमेशा ऊपर उठ के जनहित में सोचती है, जनहित के कार्यों को करती है, उस पर विश्वास। चलिए, ये सुझाव क्या स्वीकार्य योग्य है? बस इतना जानना चाहते हैं, ये सुझाव आगे पहुंचा सकते हैं आप? सोनी जी देखिए, जो अच्छे काम होते हैं और एक नए इनोवेशन वाले काम होते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष उन कामों में अपनी सहमति देगा? विपक्ष हाँ को हाँ और ना को ना बोलने की हिम्मत रखता है? जो अच्छे काम होंगे उनको अप्रिशिएट करने की हिम्मत करता है? अगर करता है तो ठीक है, उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, एक बार फिर से विपक्ष को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब क्या यह रफ्तार पकड़ेगा, ये फिलहाल देखना होगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।